नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसे कि आज पेपर आया था, पेपर में थोड़ा सामान्य ज्ञान थोड़ा टफ थी। जो जीके पूछा हुआ था, जीएस पूछा हुआ था, वो थोड़ा टफ था। टफ भी नहीं कह सकते, पर है लेवल ठीक था उसका। अगर डीप स्टडी की है तो ही हो पाएगा। तो चलिए करते हैं आगे, बढ़ते हैं आंसर की। इनके हम आंसर बता रहे हैं आपको, तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। पहला है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? अल्प विराम मतलब कॉमा। कॉमा कहाँ पे लगाया जाता है? पहले, बीच में, प्रारंभ में? या देखिए, प्रारंभ और अंत यहाँ तो नहीं लगता है, तो कहाँ लगेगा? मध्य में, यानी कि बीच में। इसका ऑप्शन है बी। दूसरा है, अनाजी शब्द का विलोम क्या होगा? अनाजी का फलाहारी। ठीक। अगला है, मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। अभी रचनाकार आप जानते हो, अगर आपका यूकेपीएससी का पेपर है तो ये रचनाकार हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस बार अगर तैयारी की होगी तो हो ही जाएगा। उम्मीद तो है, पेपर अच्छा भी आया है। तो जो है ऑप्शन नंबर, जो प्रश्न नंबर 3 है, इसका आंसर है, इनके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन हैं? साहित्य लहरी के सूरदास हैं। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो आप देख सकते हो समाचार पत्र। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आप अपने फ़ोन में सब चीज़ कर सकते हो, जिससे इंटरनेट चला सकते हो, टीवी चला सकते हो, रेडियो चला सकते हो। समाचार पत्र वो ई न्यूज़ आता है, ध्यान रखिएगा, ई न्यूज़, ई नहीं लिखा हुआ उसने। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर नहीं है वो, सिर्फ समाचार पत्र नॉर्मल है जो घरों में आता है, कागज़ वाला। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जो कठिनाई शब्द है उसमें प्रत्यय क्या यूज हो रहा है? उसमें हो रहा है आई, प्रत्यय आई। प्रत्यय तो पता ही है, लास्ट में लगता है, शुरुआत में उपसर्ग लगता है। 7वां प्रश्न है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी कि विलोम पूछ रहा है। कीर्ति, ये कीर्ति है तो अपकीर्ति। 7वें का है ए ऑप्शन। अगला है 8वां, महर्षि का सही संधि विच्छेद। देखिए ये वाला जो महर्षि है, कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। महर्षि जो है कई बार पूछा गया है, तो इसका सही संधि विच्छेद है आपका महाधन ऋषि, महर्षि। पढ़ते बोलते तो ऐसे महान है जो ऋषि, उसे बोलते हैं महर्षि, लेकिन लिखा ऐसा जाता है महर्षि। आगे, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य वर्तनी की दृष्टि से क्या है? देखिए, साप्ताहिक, साप्ताहिक या साप्ताहिक। देखिए क्या पढ़ते हैं, साप्ताहिक या साप्ताहिक? तो जो 9th है, 9th का है बी ऑप्शन सही, साप्ताहिक पढ़ते हैं। साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक, सप्ताह पढ़ते हैं ना। तो अगला प्रश्न है, सरकारी या स्वायत्तशासी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट निकायों का संस्थान के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपने ये नाम सुना होगा, प्रेस विज्ञप्ति, कि प्रेस विज्ञप्ति आई है, स्कूलों में वैकेंसी खुली, चाहे किसी की भी खुली, तो ये क्या है, प्रेस विज्ञप्ति नाम से आता है। कुछ भी आए, अगर प्राइवेट भी निकाल रहा है, फिर सरकारी निकाल रहा है, किस चीज़ के लिए? लोग के लिए, हम नॉर्मल जनता के लिए। अच्छा, अब है तीर का पर्यायवाची। तीर का पर्यायवाची क्या होगा? सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा? बर्बर का होगा सभ्य। बर्बर मतलब क्रूर, जो मार काट ज़्यादा करता होगा। सभ्य मतलब सामाजिक प्राणी, जिसे हम कह ही रहे हैं, सभ्य लोग हैं। अच्छा, अगला है प्रश्न नंबर 13वां, वागीश का संधि विच्छेद। देखिए वो महर्षि था वागीश, ये भी कई बार पूछ दिया गया है। वागीश, वागीश का है वाग्धन ईश, ऑप्शन नंबर पहला। ये तो आपको आपकी बुक में, हिंदी की जो बुक है, जो ल्यूसेंट की पढ़ी रहे हैं, उसमें है ही आपके संधि विच्छेद में ये वाला शब्द और महर्षि वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। अंग अंग खिल उठना तभी होता है। प्रश्न नंबर 15 है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
कि दूसरों को सीख देना बहुत ही सरल है। यानी कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हो, वो ज़्यादा सरल है और खुद उसे अपनाना कठिन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? उसे कहा जाता है निश्चय, जब फिक्स है निश्चय वाचक। अगला है, जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते थे? कि एक व्यक्ति या वस्तु, सिर्फ एक की बात कर रहा है तो एक व्यक्ति बोध यानी कि व्यक्तिवाचक होगा वो संज्ञा। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध यानी कि वर्तनी के रूप में जो शुद्ध लिखा होगा, अनुकूल, अनुकूल, तो अनुकूल में कौन सा आ जाएगा? अनुकूल। ये ओमिटेड है, छोटी नू और बड़ा कू आना चाहिए अनुकूल में। आप देखिए ये जो अनुकूल लिखा जाता है वो ये है, बिल्कुल सही। हाँ, ये वाला नहीं है, ये अनुकूल है जिसमें छोटा नू और बड़ी कू आती है, क्योंकि देखिए उच्चारण तो होना चाहिए अनु छोटा ऊ और कूल बड़ा ऊ, ये ध्यान रखिएगा, अनुकूल। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 19वां, सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? सूर्योदय हुआ और, अब देखिए और आया है, ये प्रश्न किसी से मांगा है प्रश्न पत्र, तो ध्यान, उसने भी सही किया हुआ, और मांगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है और, तो और कौन सा है? संयुक्त। जब दो वाक्य मिल जाते हैं तो संयुक्त वाक्य हो गया। कनक कनक ते सौगुन, इसमें कौन सा? देखिए ये तो विद्यालय स्कूल में पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 तक। कनक कनक में क्या यमक अलंकार है आपका। अगला 21वां, अब देखिए ये आया आपका रिट वाला है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये किया जाता है हमारे दोनों के द्वारा। किस किसके द्वारा? ए और बी, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा, इन दोनों के द्वारा कराया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे है? देखो संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो भी है ये राष्ट्रपति करेगा, लोक सेवा आयोग में आएगा तो राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इन्होंने की थी आपकी 30 सितंबर 19 इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट। अगला है, भारत के प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? देखिए ये तो बता दी, ये उल्टा भी प्रश्न पूछ सकते थे कि कब हुई, तो 1965 में हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई थी? कांडला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं? मानव पूंजी स्वास्थ्य, अंतः कार्य निवेश, कर्मचारी को दिया गया ऋण या फिर शिक्षा में निवेश। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो कर्मचारी को दिया गया ऋण है, लोन है, लोन, वो नहीं आएगा मानव पूंजी में, लोन तो आपको वापस करना ही होता है। ठीक है। अगला है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान है? भारतीय जो फार्मा है वो किस नंबर पे है? ये हमारा जो इंडियन फार्मा है वो है तीसरे स्थान पे। फिर अगला है, देखिए ये थोड़ा सा डीप पूछ दिया गया, इतना शायद पढ़ा भी नहीं होगा फार्मा फूर्मा के बारे में, इसीलिए कहा था मैंने स्टार्टिंग में पेपर थोड़ा जो जीएस है वो थोड़ा अलग पूछी गई है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जो चार्टर एक्ट था अंतिम रूप से स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किसने भारत का नेतृत्व किया था? सर रामास्वामी मुदालियर। देखिए मुदालियर आयोग भी आया था एक शिक्षा के केस में, तो यहाँ से सर क्या कौन गए थे? सर राधास्वामी मुदालियर गए थे। अगला है, भारतीय परमाणुक ऊर्जा आयोग ने 2022 के अध्यक्ष कौन हैं? ये परमाणुक ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी वाले की बात कर रहे हैं। तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो है हमारे कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगले हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? देखिए इन पे बहुत विवाद भी चला था, ये कहाँ से थे? ओडिशा से थे और संथाली। अगला है, सार्क निम्न में से
किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? सार्क, ठीक है, जो समूह है वो किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? सार्क। ये थे हमारे जियाउर रहमान। इन्होंने सार्क से वो किया था, सम्मेलन के बारे में बताया था। इन्होंने शुरुआत नींव इन्होंने रखी थी, ये कह सकते हो। अगला है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? कि प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, ये रखा था हमारा 15 मार्च को। और एक और प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, वो आप कमेंट पे लिखिएगा कब मनाया जाता है, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। अभी 22 तारीख को भी पेपर है। तो ये देखिए, मानव अधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था और एक मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, वो आप ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 32। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य आचार संहिता से संबंधित है? सामान्य आचार संहिता, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? समानता की बात कर रहा है। जब सामान्य आचार संहिता की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 44 की बात हो रही है। अगला है, भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? विधान परिषद की बात कर रहे हैं, न्यूनतम संख्या क्या है? 40 न्यूनतम संख्या है। अच्छा, अब बायो के आगे बायोलॉजी के प्रश्न है। अब ये, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? देखिए, ये तो कक्षा 12 में अगर किसी की बायो होगी तो उसको पता है, रेफ्लिक्स सबसे बड़ा फूल है। जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता था, इसको क्या कहते हैं? जब जीव मंडल बदलता है तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं आपकी हरित शैवाल, नीली हरी शैवाल, ठीक है, जिसमें दो आते हैं, एक साइनोबैक्टीरिया आपने सुना होगा और एक नॉस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया भी इसी के अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया नील हरी शैवाल है और उसके दो उदाहरण हैं, एक एनाबिना और दूसरा नॉस्टॉक। और उनके पास कुछ स्पेशल, एक बॉडी में, एक अगर बॉडी है, बॉडी में कुछ स्पेशल पार्ट है, उस पार्ट का नाम है उस पार्ट के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इसको जो ये हमारा एक ध्यान रखिएगा, इसको हरित नीली हरित शैवाल, ये दो प्रजाति के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है ये बैक्टीरिया, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। अगला है, वोलाटाइल मेमोरी। अब कंप्यूटर पे आ गए हैं। वोलाटाइल मेमोरी रैम होती है, ठीक है। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? इंटरनेट सुरक्षा की बात कर रहे हैं, फायरवेल, जो इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को आदान प्रदान करता है? अच्छा, के लिए बस। निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं। देखिए, नहीं का मतलब नहीं यूज होता है वो। तो डेटा बस, एड्रेस, नियंत्रण बस और अनियंत्रण बस या नियंत्रण बस कुछ नहीं होता है। तो यही है इसका आंसर। देखिए, डेटा बेस होना चाहिए था, डेटा बस और एड्रेस, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बिना इसके डेटा आदान प्रदान नहीं होगा। एड्रेस का मतलब है कि आपने कहाँ सेव करना है। सीपीयू और मेमोरी, ये ध्यान रखिएगा। नियंत्रण आपके कंट्रोल में, अनियंत्रण वो कुछ नहीं है। अगला है, किसी भाषा में, अच्छा अभी ये आपके ये रीजनिंग आ चुका है 40 से। तो रीजनिंग में देखते हैं, किसी भाषा में ग्रेप्स को ऐसे लिखा जाता है, तो क्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसको मिलाओगे, जी को उसने बी लिखा हुआ है, आर को एम लिखा हुआ है। अगर आप इसे करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका सही ऑप्शन है। अगला है, निम्न श्रेणी में से कितने पद हैं? ये है आपका एपी, कक्षा 10 का प्रश्न है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, समांतर श्रेणी, उसका प्रश्न है। इसमें पूछा है, एन पूछा हुआ है और आपको ए पता है और ए एन भी पता है और डी पता है, तो आप सूत्र लगा के सीधे निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं निकाल के बता दूंगा। अगला पद क्या होगा? अब देखिए, Z1A X2 और फिर V6 T2 21 फिर R88, इसमें अगला पद क्या होगा? इसमें अगला पद देखिए, जरूरी नहीं नंबर पे कंफ्यूज करो, आप आगे से देख सकते हो। Z X V T, एक एक नंबर का गैप चल रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में A D G, ये गैप चले, नंबर बढ़ रहा है। देखिए, A से D तक 3 नंबर, फिर D से D E F G, फिर H I J, फिर K L M, 3 के गैप में चल रहा है। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आपका ए ऑप्शन सही है। इसका
एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो पहले तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व जहाँ से सूरज निकलता है पूर्व की ओर जाता है, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में और लास्ट में 9 किलोमीटर। तो आरंभ से किस स्थिति में और कितना दूर है, तो ये 5 किलोमीटर दूर है। इसका अधिकतर जो प्रश्न है उनका उत्तर यही आता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर ये वही है कि ये खाली जगह है, इस खाली जगह पे क्या आएगा, तो ये 5, 11, 9 और 28, 125, 3, 4, 11 और इसका आंसर है आपका 92 आ रहा है सॉल्व करके। अगला प्रश्न है 45 वाला प्रश्न। यदि धन का, देखिए इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा था, ऑप्शन डी इसका सही था, कोई आंसर नहीं आ रहा था। फिर अगला है एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट हमारा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कॉटन के उत्पादन से संबंधित है? बीटी कॉटन बैसिलस थेरेंजिनेसिस, ये आपका कक्षा 12 का है, ये बैक्टीरिया है एक। अगला है निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? ये की थी हमारी 17 सितंबर को 1948 में। और फिर निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? सबसे बड़ा आलोचक था हमारा वॉल्टेयर। नेक्स्ट है लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? लूनी नदी मानसून के टाइम में किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगला है पुलिकट झील मध्य में स्थित है। अच्छा, पुलिकट झील किसके मध्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। फिर बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा कहते हैं हम। अगला है बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा? एक प्रश्न ये और एक कुंजी किस अनुच्छेद में? तो ये कई बार पूछे गए हैं, तो अभी भी ध्यान रखिए क्योंकि यूकेपीएससी बना रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है, तो अभी डीप नहीं गया उतना। अभी जो हमारा संविधान है फिर हमारा इतिहास है उसके ज़्यादा अंदर नहीं गया है यूकेपीएससी। अब धीरे धीरे पेपर बनाएगा तो वो भी यूकेएसएससी की तरफ बहुत डीप आएगा अभी, तो देख लीजिएगा, उतना डीप नहीं पड़ी है अभी। तो जो हमारा 54 है, 54 का आंसर है अनुच्छेद 20, संविधान की दिल और आत्मा। अच्छा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है, 55 है कि दिल और क्या संविधान की विशेषता नहीं है, यह एकात्मक शासन नहीं है, द्वैत प्रणाली बोलते हैं जिसे। अगला है और वो लिया कहाँ से है ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का, समानता का, स्वतंत्रता का और धार्मिक स्वतंत्रता का। अब आप जो इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है, 21 में था अब 45 में जा चुका है। अगला है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इन्होंने अधिकतर यही पूछे हैं जिसमें नहीं लिया हुआ है, नहीं है। भारत के मौलिक अधिकार जो सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर औचित्यपूर्ण नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 58वां, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो नीति निर्देश हैं हमारे, वो हमारे केवल सामाजिक, केवल आर्थिक, केवल नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी से होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से लिंक है। शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात कितना था? सोना और चांदी कितना मिलाया जाता था? किस अनुपात में सोने और चांदी को मिला के एक सिक्का बनाया जाता था? वो है आपका 1:35 का। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे?
वो किस प्रकार के चित्र बनाते थे? वो अधिकतर वो पशु प्रेमी थे, तो पशु पक्षियों के चित्र ही बनाते थे। अगला प्रश्न है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कहाँ स्थित है? देखो, हिमालय में किस भाग में जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग है? महान हिमालय, जिसे बृहद भी बोलते हैं, शिवालिक में, लघु में, या फिर ट्रांस में? तो अब देखिए, जो अल्मोड़ा का ऊपरी भाग है वो कहाँ है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ट्रांस हिमालय में है। अच्छा, मनेरी वाली परियोजना ये 2 स्टेप में है, ये उत्तरकाशी में है। मनेरी वाली 1 और मनेरी वाली 2, ये उत्तरकाशी से एक पहले है, मनेरी में है, और दूसरी आगे है, लगभग 10 किलोमीटर आगे, चिलिया रिसोर्ट से थोड़ा सा पीछे पे। फिर अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ये हमारी किसकी? थारू की थी। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है हमारे पास। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है? ये हुआ था 1977 में, अशोक मेहता समिति का गठन। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया था? ये तो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ये राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था, फिर आंध्र प्रदेश ने किया था। इनमें कंफ्यूज रहता है, लेकिन इसका आंसर राजस्थान ने सबसे पहले किया था। फिर है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? जो 66 है, पंचायती राज दिवस हुआ था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 में, 93 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय आया था पंचायती राज दिवस। फिर अगला है हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कितने नगर निगम हैं? पहले 8 थे, अब हो गया 9। एक श्रीनगर गढ़वाल भी आ चुका है उसमें, जो पौड़ी का एक अलग से नगर निगम बन गया है पौड़ी में भी। अच्छा, अब 68वां प्रश्न 68 कि वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ था हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से। फिर है 69, उत्तराखंड राज्य सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? वात्सल्य योजना कब लागू हुई, इसका भी ध्यान रखना, क्यों लागू की गई, और धनराशि दी जा रही है कितनी? 3000 रुपये। ठीक है, जो कोरोना में जिनके जो थे गार्जियन थे, उनकी मौत हो गई थी कोरोना के कारण, तो उनको दिया जा रहा है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना था? ये था 879, पर इसमें कोई ऑप्शन है नहीं शिशु लिंग अनुपात का, तो इसका जो आंसर होगा वो 890 होगा। करेक्ट आंसर 880 भी होता तब भी सही था, लेकिन 880 भी नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात कर रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़, भारतीय सैन्य अकादमी हरिद्वार, और हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर चमोली। इनमें से कौन सा सही है? सुमेलित है की बात कर रहे हैं, यह है चमोली वाला। चलिए आगे, टॉन्स नदी में से किसकी सहायक नदी है? टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये तो टॉन्स का तो पता ही है आप सभी को, जो टॉन्स है यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला है, तीरथ सिंह रावत, जो प्रश्न नंबर 73 है कि तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे हैं? ये बने थे हमारे 10 मार्च से 5 जुलाई तक, 10 मार्च से 5 जुलाई तक बने थे, और ये आ रहा है लगभग 118 दिन के आसपास आ रहा है, और इसमें से 118 कुछ नहीं है, तो ये 116 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है हमारा 74 प्रश्न, निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, किसे दिलाई गई? जस्टिस RS चौहान जी को, इनको मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। अगला है, भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा है? भारत लिंग अनुपात में कौन सेवें स्थान पे है? जो भारत है वो है 13वें स्थान पे हमारा। अगला है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गर्जिया देवी मंदिर पूछ रहे हैं, तो गर्जिया है कोसी नदी के तट पर। अगला है, निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं केसरी, गढ़वाल केसरी, ये बहुत अभी आएंगे, सबके सब आएंगे, अब आगे पेपरों में देखेंगे आप इनको। तो जो कुमाऊं का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने लिखा था। जो कुमाऊं की जो मैक्सिमम चीज़ें वो बद्रीदत्त पांडे की हैं, और जो गढ़वाल की हैं वो शिव प्रसाद डबराल जी की हैं। फिर अगला है,
निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है और कहाँ स्थित किया गया है, कब स्थित किया गया? ये किया गया 1982 में। ठीक, अगला है उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रजजात लिख दिया, राजजात होना चाहिए, यहाँ पे राजजात होना चाहिए। राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से कहाँ होता है? ये होता है हमारा चमोली में। ठीक, और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी यात्रा भी कहा जाता है। अगला है अब एक प्रश्न और आ सकता है। देखिए ये राजजात पे तो हिल यात्रा भी होती है हमारी कुमाऊं में, उसका भी ध्यान रखिएगा। वो कहाँ से शुरू होती है, कब होती है? निम्नलिखित में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न से पुरस्कार दिया गया? ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बार किसे मिला? वो हमारे कौन थे? बंदूक धारक जसपाल राणा जी। ठीक है, इन पे तो गीत भी बने हुए हैं। अगला है 81वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये देखिए अभी आपकी जो परीक्षा वाणी है वहाँ आगे के 3-4 पेजों में सब मिल जाएगा कि निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जी थे, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया ग्राम विकास एवं पलायन निराकरण आयोग। ये बदल के रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? देखिए ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, ये नहीं हो सकता, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है। अब है 85 अगला प्रश्न कि बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला? 1984 में मिला था। 86वां प्रश्न है, उत्तराखंड में तिल रौतेली पुरस्कार कब दिया जाता है? ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य किया जाता है तब तिल रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, ये आपकी परीक्षा वाणी का प्रश्न कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। 88वां प्रश्न है, गोबासा ताम्रलेख शिलालेख का शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? राजा ज्ञानचंद्र के दान का उल्लेख करता है। इसका ऑप्शन सी 88 का सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बद्रिकांड खंड किस पुराण का अंश है? बद्रिका खंड है हमारे स्कंद पुराण का अंश, ऑप्शन नंबर सी है इसका भी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या कहते थे? ब्रिटिश शासन के टाइम कुमाऊं की भूमि को थात कहते थे। ठीक, और ये मापने के लिए भी आया था एक प्रश्न, पिछली बार भी आया था कि थात को कैसे मापा जाता है, उस समय ऑप्शन दिए हुए थे किस चीज़ से माप रहे थे। तो अगला प्रश्न है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखा ने वहाँ का सूबा किसे बनाया गया? जो वहाँ का सूबा बनाया था वो बनाया था जोगमल शाह को। फिर 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल का बारदोली गुर्जूगढ़ गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? देखिए पट्टी नामक बोल रहे हैं, ये पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया था। ये क्या था? हमारे बाज बहादुर चंद ने, चंद शासक के टाइम का है। 94वां प्रश्न है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की इकाई क्या कहलाती है? कहलाती है स्पॉट मार्क। अगला प्रश्न है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुणा आधा, तो यानी कि आधा, इसका आंसर है आधा आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी? सबसे पुरानी नहर पूछ रहे हैं, ये है हमारी पूर्वी गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर है, इसमें ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की? अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये बद्रीनाथ से है कहाँ तक? देवप्रयाग तक है अलकनंदा। अगला है 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल, ध्यान रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है 99वां प्रश्न, उत्तराखंड में
निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? जनजातीय पूछ रहा है वो, नॉर्मली जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, यह करती है हमारी उधम सिंह नगर में, यूएस नगर में करती है। अब अंतिम प्रश्न है कि 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निम्न में से कौन सा स्थान है? यह है दूसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे, और अपना मैच कीजिएगा और आंसर जितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।